स्टडी हिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज हम प्राचीन भारत के इतिहास से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है लेकिन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए जिससे कि आप एग्जाम में बनने वाले सारे लॉन्ग शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर दे पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। गुप्त साम्राज्य का उदय तीसरी सदी के अंत में हुआ था और मौर्यों के पतन के बाद में जो भारत की राजनीतिक एकता खत्म हो गई थी, वो गुप्त शासकों ने उसे फिर से अर्जित किया था। यानी हमने देखा था मौर्य शासन का जो वीडियो था उसमें कि मौर्यंस यानी चंद्रगुप्त मौर्य पहला शासक था जिसने भारत पर एक छत्र शासन स्थापित किया था। लेकिन जब मौर्य शासन खत्म हो गया उसके बाद में भारत फिर से छोटे छोटे से राज्यों में बढ़ गया और इस बीच में कई विदेशी शासक जैसे इंडो यूनानी, शक, पल्लव, कुषाण, इन्होंने भारत पे आक्रमण किए और यहाँ पर अपना शासन स्थापित कर लिया था। तो गुप्त शासकों ने इनको पराजित करके और पूरे भारत को फिर से एक सूत्र में बांधने का काम किया था, इसलिए भारत के इतिहास में गुप्त काल का खास महत्व है। तो इन्होंने अपना जो साम्राज्य है वो उत्तर प्रदेश और बिहार से शुरू किया और फिर वो चारों दिशाओं में बढ़ते चले गए। तो जो गुप्त शासक थे वो अपना साम्राज्य स्थापित करने के पहले कुषाणों के सामंत थे। तो आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि गुप्त शासक पहले सामंत थे। किसके सामंत थे? कुषाण शासकों के सामंत थे। तो श्रीगुप्त जो है वो गुप्त वंश के संस्थापक माना जाता है और इनके इतिहास के बारे में हमको जानकारी विभिन्न स्रोतों से मिलती है। बहुत सारे स्रोत हैं जैसे साहित्यिक स्रोत, विदेशियों के विवरण, पुरातात्विक स्रोत। तो हम अभी ना एक एक करके देखते हैं। साहित्यिक स्रोत में वायु पुराण से हमें गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे मौर्यंस के बारे में हमें विष्णु पुराण से जानकारी मिलती है, वैसे ही गुप्त शासकों के बारे में हमें वायु पुराण से जानकारी मिलती है। उसके बाद कालिदास की रचनाएं महत्वपूर्ण स्रोत हैं। देवी चंद्रगुप्त और मुद्रा राक्षस, ये विशाख दत्त की रचनाएं हैं, इससे भी जानकारी मिलती है। वात्स्यायन की कामसूत्र, विजय भट्टारिका की कौमुदी महोत्सव भी स्रोत है गुप्त काल के बारे में जानने का। इसके अलावा बौद्ध ग्रंथ है आर्य मंजूश्री मूलकल्प और वसुबंधु चरित। तो ये कुछ साहित्यिक स्रोत है जिससे हमें गुप्त काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। विदेशियों के विवरण महत्वपूर्ण स्रोत है। भारत में समय समय पर बहुत सारे विदेशी आते रहे, तो जो गुप्त काल के दौरान आए और गुप्त काल के बाद में आए उन्होंने भी गुप्त काल के शासकों के बारे में, उनके प्रशासन के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है। जैसे फाहियान तो गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में ही आए थे, तो उन्होंने भारत के बारे में बहुत सारा वर्णन किया है। और फिर सुंग यून आए, ये भी चीनी यात्री थे जो उत्तर पश्चिमी भारत की यात्रा पर आए थे, इन्होंने भी लिखा है। वैन सॉन्ग हर्षवर्धन के शासन के समय आए लेकिन इन्होंने भी लिखा है। इत्सिंग 7वीं शताब्दी में भारत आए, इन्होंने भी वर्णन किया है। और अलबरूनी 11वीं सदी में भारत आए थे लेकिन फिर भी उन्होंने गुप्त काल के बारे में लिखा है। तो ये कुछ विदेशी थे जिनके वर्णनों से हमें जानकारी प्राप्त होती है। अगला है पुरातात्विक स्रोत। ये बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है और बहुत सारी पुरातात्विक सामग्री मिलती है हमें गुप्त काल की। जैसे अभिलेख क्या होते थे? जो पत्थर की चट्टानों पे, शिलाओं पे और स्तंभ यानी जो पिलर होते हैं उस पर, और ताम्रपत्र जो तांबे की प्लेट्स होती हैं उस पर राजा लिखवाते थे अपने शासन के बारे में। तो ये सारे जो अभिलेख हैं ये महत्वपूर्ण स्रोत हैं और इनकी भाषा, जो गुप्त काल के दौरान अभिलेख मिले हैं उनकी भाषा संस्कृत है। जैसे हमको अशोक के अभिलेख मिले हैं वो प्राकृत भाषा के हैं, वैसे गुप्त काल के अभिलेखों की भाषा संस्कृत है, ये आपको याद रखना है। तो अब कौन कौन से अभिलेख मिलते हैं? समुद्रगुप्त का है प्रयाग प्रशस्ति जो कि हरिशेन ने लिखी थी। चंद्रगुप्त द्वितीय का मेहरौली अभिलेख और उदयगिरी अभिलेख। कुमारगुप्त का भिलसद अभिलेख और मंदसौर अभिलेख। स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख और कहोम अभिलेख। भानुगुप्त का एरण अभिलेख। तो ये आपको अभिलेख भी याद रखने हैं और नाम भी याद रखने हैं किन शासकों के हैं। तो भानुगुप्त का जो एरण अभिलेख है उसका महत्व इसलिए ज़्यादा है क्योंकि सती प्रथा का अभिलेखीय साक्ष्य सबसे पहले मिला है। भानुगुप्त अपने आप में एक कोई बहुत बड़ा शासक नहीं रहा गुप्त काल का, लेकिन उसका ये अभिलेख से एक महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। सती प्रथा का अभिलेखीय साक्ष्य, इसमें वर्णन किया गया है कि कोई गुप्त सेनापति था गोपराज, उसकी युद्ध में मृत्यु हो गई तो उसकी पत्नी सती हुई थी। ये पहला साक्ष्य है। तो आपको ये सारे जो ये अभिलेख है इससे हमें गुप्त काल के बारे में बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है। दूसरा महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्रोत आता है मुद्राएं, यानी जो सिक्के वगैरह चलाते थे राजा। तो गुप्त युग
भारतीय मुद्रा इतिहास में नवीन युग का प्रारंभ माना जाता है और गुप्त शासकों ने सोने, चांदी और तांबे की मुद्राएं चलाई। तांबे की बहुत कम मात्रा में चलाई, सबसे ज़्यादा इन्होंने सोने के सिक्के चलाए, है ना। तो याद रखिएगा, कई बार पूछ लिया जाता है। तो गुप्त शासकों ने सबसे अधिक सोने के सिक्के चलाए और जो स्वर्ण मुद्रा थी उसको क्या कहा जाता था? दिनार। दिनार एक्चुअली संस्कृत का वर्ड है, दिनारह, उसी से दिनार आया है। और चांदी के सिक्कों को रुपये का कहा जाता था इस समय। तो सोने के सिक्के को दिनार और चांदी के सिक्के को रुपये का। पुरातात्विक स्रोत में आगे आती है मुहरे, यानी जो सील वगैरह होती है। तो वैशाली में बहुत सारी गुप्तकालीन मुहरे मिली है, जो एक जानकारी का स्रोत है। इसके स्मारक, स्मारक में आ जाता है जो राजाओं ने महल, मंदिर वगैरह का निर्माण करवाया होता है, वो आता है। तो गुप्त काल के हमको बहुत सारे मंदिरों के अवशेष मिले हैं, बहुत सारे मंदिरों से हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो कौन कौन से मंदिर है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर, जो कि उत्तर प्रदेश झांसी में है। भूमरा का शिव मंदिर, ये मध्य प्रदेश में है। नागौद और तिगवा का विष्णु मंदिर, ये भी मध्य प्रदेश में है। नशना कुठार का मंदिर मध्य प्रदेश में है। भीतरगांव का लक्ष्मण मंदिर उत्तर प्रदेश में है। और अजंता और बाघ की गुफाओं की चित्रकला, ये भी स्मारक के अंदर आता है। गुप्त काल में चित्रकला का बहुत विकास हुआ था। तो जो अजंता की गुफाएं हैं और बाघ की गुफाएं हैं, वहाँ से भी चित्रकला के जो नमूने मिलते हैं, वो भी एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अब हम देखते हैं प्रमुख गुप्तकालीन शासक। तो सबसे पहले श्रीगुप्त, जो कि संस्थापक थे। तो आपको इनका नाम याद रखना है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो श्रीगुप्त। उसके बाद में चंद्रगुप्त प्रथम, फिर समुद्रगुप्त, उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध है, फिर कुमारगुप्त और उसके बाद स्कंदगुप्त। तो ये थे कुछ प्रमुख शासक। अब है श्रीगुप्त। सबसे पहले हम पढ़ते हैं श्रीगुप्त के बारे में। तो इनका जो समय था वो 240 से 280 ईस्वी तक का था और ये कुषाण शासकों के सामंत थे। ठीक है, हम पीछे भी पढ़ चुके हैं कि जो गुप्त शासक थे वो अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित करने के पहले कुषाण शासकों के सामंत थे। तो श्रीगुप्त सामंत थे। इन्होंने ये संस्थापक माने जाते हैं गुप्त वंश के। और अधिकांश इतिहासकारों का मानना है कि गुप्त वंश के शासकों की जाति वैश्य थी। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि उनकी जाति क्या थी, तो वैश्य थी। और श्रीगुप्त ने महाराज की उपाधि धारण की थी। तो उस समय एक्चुअली जो सामंत थे वो महाराज की उपाधि धारण करते थे। तो कई इतिहासकारों का ये मानना है कि श्रीगुप्त ने स्वतंत्र राज्य नहीं स्थापित किया, बल्कि वो तब तक सामंत ही थे, इसीलिए अब उन्होंने महाराज की उपाधि धारण की। श्रीगुप्त के बाद में उनका बेटा जो था वो घटोत्कच, वो शासक बना, उसने भी महाराज की उपाधि धारण की। तो इस तरह से हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त प्रथम जो है पहला महान शासक था गुप्त वंश का, जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की और ये 319 ईस्वी में शासक बना। चंद्रगुप्त प्रथम जब शासक बना तो उसके उपलक्ष्य में उसने एक संवत चलाया जो गुप्त संवत कहलाता है। तो ये आपको ज़रूर याद रखना है कि गुप्त संवत किस शासक ने चलाया था? चंद्रगुप्त प्रथम। कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया था या द्वितीय ने चलाया था। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया था 319 ईस्वी में। वो उसका जो राज सिंहासन पर वो बैठा था, उस उपलक्ष्य में इसने ये चलाया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। और इस विवाह की जानकारी कैसे मिलती है? तो मुद्रा, यानी जो सिक्का चंद्रगुप्त प्रथम के समय एक चला था, उसमें इसके साथ में कुमार देवी का भी चित्र अंकित है। उससे पता चलता है कि इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण घटना थी। गुप्त साम्राज्य के विस्तार के में इसने बहुत योगदान दिया है, क्योंकि लिच्छवी जो था उस समय गणतंत्र था, लेकिन बाद में वो राजतंत्र में परिवर्तित हो गया और विरासत में कुमार देवी को राज्य का हिस्सा मिला। तो उस पर फिर चंद्रगुप्त प्रथम का शासन स्थापित हो गया। इस तरह से इसके साम्राज्य को इसने बहुत मजबूत किया था। जैसे कि हमने देखा था, शुरुआत इनकी उत्तर प्रदेश और बिहार से हुई थी, बाद में लिच्छवी वाला क्षेत्र भी इसमें सम्मिलित हो गया। तो एक तरह से एक विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना हो गई थी। तो विवाह संबंधों के माध्यम से इसने अपने साम्राज्य को शक्तिशाली बनाया। जैसे हमने मगध के उत्कर्ष में देखा था कि बिंबिसार ने विवाह संबंधों के माध्यम से अपने साम्राज्य को शक्तिशाली बनाया था, वैसे ही यहाँ पर चंद्रगुप्त प्रथम ने बनाया। अब चंद्रगुप्त प्रथम समुद्रगुप्त को, उसका जो बेटा था समुद्रगुप्त, उसको उत्तराधिकारी बनाने के बाद में उसने संन्यास ले लिया। तो उसके बाद राजा कौन बना? समुद्रगुप्त। 335 ईस्वी में राज सिंहासन पर जो बैठा समुद्रगुप्त, तो उसने धरणी बंध यानी पृथ्वी को बांधना को अपना लक्ष्य बनाया, यानी पूरी पृथ्वी पर अधिकार करना, एक उसमें बांधना एक सूत्र में।
तो समुद्रगुप्त एक महान योद्धा और कुशल सेनापति था। उसने आर्यावर्त के 9 राज्यों को जीतकर अपने राज्य में मिलाया। आर्यावर्त उत्तर भारत वाला क्षेत्र, तो उसको आर्यावर्त कहा जाता था। 9 राज्यों को जीता, कई बार संख्या पूछ ली जाती है तो याद रखिएगा। 9 राज्यों को जीतकर अपने राज्य में मिलाया। दक्षिणावर्त यानी दक्षिण भारत के 12 राज्यों को उसने पराजित किया, लेकिन उस पर डायरेक्ट शासन नहीं किया। ऐसा माना जाता है कि समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के राजाओं को हराकर उन्हें अपनी अधीनता स्वीकार करने पर मजबूर किया, मतलब उनको एक तरह से अपना प्रतिनिधि बनाकर वहाँ पर शासन किया था। उसके बाद आठवीं राज्य, आठवीं मतलब जो जंगल वाला प्रदेश होता है, जैसे जबलपुर जो सागर जिले के क्षेत्र थे वो इसके अंतर्गत आते थे, और सीमावर्ती राज्यों पर उसने विजय प्राप्त की। एक बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना की थी, और इसी कारण स्मिथ ने उसे भारतीय नेपोलियन कहा है। तो ये याद रखना है, कई बार पूछा जा चुका है प्रश्न कि भारतीय नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अपनी विजयों की उद्घोषणा के लिए इसने अश्वमेध यज्ञ करवाया है ना। प्राचीन काल में हमने और भी उदाहरण देखे हैं कि जब राजा अपनी विजय की घोषणा करता था तो अश्वमेध यज्ञ करवाता था। समुद्रगुप्त के समय में श्रीलंका का राजा था मेघवर्मन। उसने समुद्रगुप्त से गया में एक बौद्ध मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी थी, है ना। तो इस पे भी बन सकता है प्रश्न कि समुद्रगुप्त का समकालीन श्रीलंका में राजा कौन था उस समय, तो वो था मेघवर्मन, जिसने परमिशन मांगी थी और समुद्रगुप्त ने उसे परमिशन दे दी थी। तो ये संगीत प्रेमी था। अब ये कैसे पता चलता है कि संगीत प्रेमी था, तो इसके समय की जो सिक्के हैं, जो मुद्रा मिलती है, उस पर समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए बताया गया है ना। तो ये भी पूछा जाता है कि कौन से राजा का वीणा बजाते हुए चित्र है, तो समुद्रगुप्त का है। समुद्रगुप्त ने 6 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी, जैसे गरुड़, धनुर्धर, परशु, अश्वमेध, व्याघ्रहंता, वीणासरण आदि। इसमें जो गरुड़ मुद्राएं हैं वो सबसे प्रसिद्ध थी। अच्छा, इनकी जो राजकीय मुद्रा थी ये, और इनका एक गरुड़ ध्वज, इनका राजकीय चिन्ह भी था। तो ये आप याद रखिएगा, गरुड़ मुद्रा महत्वपूर्ण थी और गरुड़ ध्वज इनका राजकीय चिन्ह था। इसने पर क्रमांक की उपाधि धारण की थी और इसे कविराज भी कहा जाता है। तो बहुत सारी उपाधियां जो गुप्त शासकों ने धारण की थी, जैसे महाराजा धीराज, परमदेव, है ना। इसने जैसे पराक्रमांक, तो बहुत सारी उपाधियां इन्होंने ली थी अलग अलग समय पे। तो इसे कविराज इसलिए भी कहा जाता था क्योंकि ऐसा मानते हैं कि खुद भी अच्छा कवि था, है ना। तो कविराज याद रखना है आपको। हरिशेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था जिसने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की। हमने देखा था अभिलेख में कि समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है वो महत्वपूर्ण स्रोत है। तो हरिशेन इसका दरबारी लेखक था। किसने लिखी थी प्रयाग प्रशस्ति? हरिशेन ने। और उसमें समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन है, काफ़ी कुछ लिखा है समुद्रगुप्त के शासन के बारे में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, प्रयाग प्रशस्ति जो थी वो सबसे पहले ओरिजिनली अशोक ने उस पर अभिलेख लिखवाया था, कौशाम्बी में स्थापित था वो। और उसके बाद में उस पर समुद्रगुप्त ने के जो लेखक था हरिशेन, उसने लिखा समुद्रगुप्त के बारे में। अकबर जो है उसे कौशाम्बी से लेकर आया, उसने प्रयाग में लगवाया उसको। और उसके नीचे मुगल शासकों के बारे में भी लिखा है, नहीं जहांगीर और बिरबल के बारे में भी लिखा गया है। तो जो प्रयाग प्रशस्ति है उस पर किसी एक राजा का वर्णन नहीं है, पहले अशोक का वर्णन है, फिर समुद्रगुप्त का है, फिर मुगल्स का है। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि ओरिजिनली ये किसने लिखवाया था अभिलेख, तो अशोक ने लिखवाया था। कहाँ स्थापित था? पहले प्रयाग में था, कौशाम्बी में था। और प्रयाग कौन लेकर आया? तो अकबर लेकर आया। तो आपको ये सब याद रखना है, हरिशेन का नाम तो बिल्कुल याद रखना है। समुद्रगुप्त के बाद में रामगुप्त शासक बना। बहुत सालों तक इतिहासकारों को ये लगता था कि समुद्रगुप्त के बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय राजा बना था, लेकिन बाद के जो कुछ पुरातात्विक और ऐतिहासिक खोजें हुई उससे ये पता चला कि समुद्रगुप्त का एक बड़ा बेटा था रामगुप्त, वो इसके बाद में राजा बना। और ये चूँकि अयोग्य शासक था तो चंद्रगुप्त ने इसकी हत्या कर दी थी और फिर खुद शासक बना था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय 380 ईस्वी में राजसिंहासन पर बैठा और ये गुप्त वंश का महान शासक था। इसने अपने साम्राज्य का बहुत विस्तार किया और इसकी 2 राजधानियों का वर्णन मिलता है, पाटलिपुत्र और अवंती। तो ये याद रखना है आपको। फिर एक इम्पॉर्टेंट घटना थी कि इसने मालवा और गुजरात के शक राज्यों को जो पराजित किया, वहाँ के जो शक राजा थे उनको पराजित किया, और उस उपलक्ष्य में उसकी याद में इसने चांदी के सिक्के चलवाए थे। तो ये भी याद रखना है, चांदी के सिक्के कौन से राजाओं को पराजित करने के बाद में चलाए थे? शक राजाओं को। इसने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है इसे, और इसके अन्य नाम देवराज और देवगुप्त भी मिलते हैं।
जो भारतीय अनुश्रुतियों में इसे शकारी विक्रमादित्य कहा गया है। शकारी वर्ड इसीलिए कि शक राजाओं को पराजित करने वाला, शकारी, इसलिए इसे शकारी विक्रमादित्य भी कहा जाता है। चीनी यात्री फाहियान जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में ही भारत आया था और इसने अपनी पुस्तक फोक वोक की में भारत के बारे में वर्णन किया है। भारत की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक स्थिति का वर्णन किया है। मतलब फाहियान ने काफ़ी तारीफ की है उस समय के भारत की। और इसके दरबार में नवरत्न रहा करते थे, जिसमें धन्वंतरी, कालिदास, अमर सिंह, बेताल भट्ट, वराहमिहिर कुछ प्रमुख नाम हैं। नवरत्न यानी वो लोग जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में कुछ उपलब्धि हासिल की हो, तो ये उसके नवरत्नों में से कुछ लोग हैं जिनके नाम आप याद रखिएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय मेहरौली लोह स्तंभ का निर्माण किया गया था। हमने अभिलेख में देखा था कि चंद्रगुप्त का मेहरौली अभिलेख ये इसी पर लिखा गया था, लोह स्तंभ के ऊपर। लोहे का एक स्तंभ है, पिलर है, और इसकी खास बात यह है कि ये लोहे का है, खुले में लगा हुआ था, हवा और पानी का भी इस पर असर नहीं हुआ, इस पर जंग नहीं लगा अभी तक, तो ये इसकी एक विशेषता है। और वर्तमान में ये दिल्ली में स्थित है। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद में कुमारगुप्त शासक बना। 415 ईस्वी में इस सिंहासन पर बैठा और इसे महेंद्रादित्य या गोविंद गुप्त के नाम से भी जाना जाता है। वेनसोंग ने इसका एक और नाम शक्रादित्य भी बताया है। तो इसके समय में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। नालंदा विश्वविद्यालय जो कि बौद्ध शिक्षा केंद्र, महान शिक्षा केंद्र था भारत का। इसकी चांदी में मयूर शैली में बनी अनेक मुद्राएं मध्य प्रदेश से मिली है। और इसके समय में पहली बार हुण आक्रमण हुआ था, जिसको दबाने के लिए इसने अपने बेटे स्कंदगुप्त को भेजा था और स्कंदगुप्त ने उसको सफलतापूर्वक हुणों को पराजित किया था। और हुणों के आक्रमण की जानकारी कहाँ से मिलती है? स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख से। तो कुमारगुप्त महेंद्रादित्य के समय की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं क्या, एक तो इसके समय नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और दूसरा कि पहली बार हुण आक्रमण हुआ। ये महत्वपूर्ण घटना है, ये आपको याद रखना है। और हुण आक्रमणों की जानकारी कहाँ से मिलती है? स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखनी है। अब अगला शासक था स्कंदगुप्त, जो कि 455 ईस्वी में शासक बना और सिंहासन पर बैठते ही इसे हुणों के आक्रमण का सामना करना पड़ा, जिसमें स्कंदगुप्त को सफलता मिली। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है इसके समय का कि सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था स्कंदगुप्त ने। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने करवाया था? स्कंदगुप्त ने। जो सुदर्शन झील हमने मौर्यंस का जब पढ़ा था उसके बारे में, तो देखा चंद्रगुप्त मौर्य का एक गवर्नर था पुष्यगुप्त, जिसने सौराष्ट्र में गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। तो वो झील जब मतलब डैमेज हो गई समय के साथ, तो रुद्रदामन ने सबसे पहले उसका पुनरुद्धार करवाया, उसके बाद में स्कंदगुप्त ने भी उसका पुनरुद्धार करवाया। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। स्कंदगुप्त के बाद में गुप्त साम्राज्य का विघटन शुरू हो गया था और उसके बाद गुप्त वंश कई छोटे छोटे शासकों ने यहाँ पर शासन किया। और एरण अभिलेख से भानुगुप्त के शासन की जानकारी मिलती है, हम पीछे पढ़ ही चुके हैं, जो जिससे सती प्रथा का साक्ष्य मिला था, पहला अभिलेखीय साक्ष्य। गुप्त वंश का अंतिम शासक था विष्णुगुप्त। तो बीच में जो छोटे छोटे राजा थे उसके बारे में आपको नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये अंतिम शासक का नाम याद रख लेना। पहला कौन था? संस्थापक श्रीगुप्त। बाद के जो ये महान राजा थे हम जिनके बारे में पढ़ चुके हैं। और अंतिम शासक था विष्णुगुप्त। और 550 ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का अंत हो गया। अब हम देखते हैं गुप्त प्रशासन। इतना बड़ा साम्राज्य था तो उसको चलाने के लिए एक अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था की भी ज़रूरत थी, और अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था थी इसीलिए वो साम्राज्य इतना शक्तिशाली बन पाया। तो सबसे पहले केंद्रीय प्रशासन। तो जो केंद्र में राजा के पास, सम्राट के पास सभी अधिकार और शक्तियाँ होती थी, जैसा कि राजतंत्र में होता है कि सारी शक्तियों का केंद्र कौन होता है? राजा होता है। वो स्वयं को, गुप्तकालीन जो शासक थे वो ईश्वर का प्रतिनिधि मानते थे, यानी कि ईश्वर ने हमको आपके ऊपर शासन करने के लिए भेजा, एक तरह से हम उसके प्रतिनिधि हैं ये मानते थे। तो गुप्त काल के दौरान सामंतवाद जोर पकड़ने लगा था, है ना। सामंतवाद का जो उदय है वो गुप्त काल माना जाता है। यानी सामंत होते हैं कि एक तो होता है प्रमुख राजा महाराज और उसके नीचे छोटे छोटे से जो राजा, मतलब एक तरह से प्रांतपति आप समझ लो, उनके पास सारे अधिकार होते हैं, वो सामंत होते हैं। राजा उनको काफ़ी अधिकार देता है, वो उसके अधीन शासन करते हैं। तो सामंतवाद को काफ़ी बढ़ावा मिला था गुप्त काल के दौरान।
सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्रिमंडल होता था जिसमें अमात्य, सचिव और मंत्री होते थे, और सेना का जो सर्वोच्च अधिकारी है वो महासेनापति कहलाता था। अब प्रांतीय प्रशासन को अगर हम देखें तो राज्य को प्रांतों में बांटा गया था जिसे देश या भुक्ति कहा जाता था। प्रांत को क्या कहते थे? देश या भुक्ति। और उसका जो अधिकारी होता था, सर्वोच्च अधिकारी, उसे कहा जाता था उपरिक। तो ये आपको याद रखना है। राज्य बटा हुआ था प्रांत में, मतलब प्रांत जिसको उस समय कहते थे देश या भुक्ति, और उसका जो प्रशासक था वो कहलाता था उपरिक। और सीमा प्रांत यानी सीमाओं पे जो स्टेट्स थे, प्रांत थे, उनका जो प्रशासक था वो गोप्ता कहलाता था। अब जो भुक्ति है वो विषय में बटे हुए थे, और विषय का प्रमुख विषयपति कहलाता था। तो राज्य किस में बटे थे? भुक्ति में, भुक्ति विषय में, और सबसे छोटी इकाई थी वो ग्राम के होती थी। और ग्राम जो है, ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा देखती थी, है ना। तो ग्राम सभा का प्रमुख ग्रामिक होता था, और उसकी मदद करने के लिए समिति होती थी जिसके सदस्य मेहतर कहलाते थे। तो ये आपको याद रखना है। और नगरों का प्रशासन नगर महापालिकाओं के द्वारा चलाया जाता था, और इसका प्रमुख पुरपाल कहलाता था। अब न्याय प्रशासन को अगर हम देखें तो सर्वोच्च न्यायाधीश सम्राट होता था, यानी राजा का जो निर्णय है वो अंतिम निर्णय होता था। गुप्त काल में बहुत सारी विधि संहिताओं की रचना की गई, मतलब जो कानून की जो किताबें हैं उसकी रचना की गई, और पहली बार दीवानी और फौजदारी कानून को परिभाषित किया गया। यानी जो सिविल लॉ है और जो क्रिमिनल लॉ है उनको एक तरह से डिफाइन किया, और उनको अलग अलग किया गया कि कौन से मामले सिविल में आएंगे, कौन से मामले क्रिमिनल में आएंगे। इस तरह से गुप्त काल में हुआ था ये। अब व्यापारियों की श्रेणियां होती थी जो उनके आपसी विवादों को निपटाती थी। श्रेणी अभी हम आगे पढ़ेंगे, श्रेणी क्या है। एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि व्यापारियों की एक यूनियन होती थी जो कि अगर व्यापारियों के बीच कोई विवाद हो जाता था तो उसका निपटारा श्रेणी करती थी। न्यायाधीश को महादंडनायक और दंडनायक कहा जाता था। एक महत्वपूर्ण इसके बारे में फैक्ट है गुप्त काल का कि इन्होंने नगद वेतन की जगह भूमि अनुदान देना शुरू कर दिया था। मतलब जो भी इनके अधिकारी वगैरह होते थे ना, उनको सैलरी नहीं देकर, कैश सैलरी नहीं देते थे, और उसकी जगह भूमि दे देते थे, यानी ज़मीन दे देते थे कि आप इसके मालिक हो गए, इससे जो भी आय हो रही है वो आपकी है। तो अग्रहार भूमि सिर्फ ब्राह्मणों को दी जाती थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है कि अग्रहार क्या था। तो अग्रहार भूमि अनुदान था जो कि गुप्त शासकों के द्वारा ब्राह्मणों को दिया जाता था। अब अगर हम अर्थव्यवस्था देखें गुप्त काल के दौरान की, तो कृषि पर आधारित थी। प्राचीन काल में हम देखते हैं सभी राज्यों की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर आधारित थी। और इनकी आय का मुख्य स्रोत क्या होता था? भू राजस्व होता था, जिसे भाग कहा जाता था। ये याद रखना है कि भाग, भूमि कर को क्या कहा जाता था? भाग कहा जाता था। कितना होता था? 1/4 से 1/6 भाग लिया जाता था। कई जगह ये मिलता है कि भाग 1/6 होता था। तो वो राजाओं के हिसाब से बदलता रहता ना, कोई किसी ने बढ़ा दिया, किसी ने कम कर दिया। तो 1/4 से 1/6 भाग होता था भूमि कर, जिसे भाग ही कहा जाता था। और धार्मिक कर एक लगाया जाता था जिसको बलि कर कहा जाता था। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। सिंचाई पर विशेष ध्यान दिया जाता था राज्य की तरफ से। सिंचाई के लिए रहट का प्रयोग होता था। भूमि जो थी वो अलग अलग तरह से बटी हुई थी। जैसे क्षेत्र भूमि जो थी, जो खेती करने योग्य भूमि थी, उसको क्या कहा जाता था? क्षेत्र भूमि। और जहाँ पर निवास किया जा सकता था, मतलब रहते थे लोग, उसको क्या कहते थे? वास्तु भूमि। तो इस तरह से भूमि का विभाजन किया हुआ था। श्रेणी इस काल में व्यवसाय और उद्योग का संचालन करती थी, और श्रेणी एक ही तरह का व्यापार करने या शिल्प करने वालों की समिति होती थी। एक तरह से समितियां होती थी जिसको श्रेणी, जैसे कोई मान लीजिए कि बुनकर है जो कपड़ा बुनने का काम करते हैं, तो सभी बुनकरों की जो एक यूनियन रहेगी, समिति रहेगी, उसको क्या कहेंगे? श्रेणी। वो बुनकरों की श्रेणी हो गई। तेल का व्यवसाय कर रहे हैं तो वो तैलिक श्रेणी। ऐसे कपड़े का कोई व्यवसाय कर रहा है तो उनकी श्रेणी। यानी एक जैसा जो व्यवसाय करने वाले लोग होते थे उनकी समितियों को क्या कहा जाता था? श्रेणी। और श्रेणी का बहुत महत्व था उस समय। सारे जो व्यापार, उनका उद्योग का संचालन करना, उसके नियम बनाना, उसके काम श्रेणी ही करती थी। श्रेणी का प्रधान ज्येष्ठक कहलाता था। ये आधुनिक बैंक का काम भी करती थी, माने पैसा भी जमा करती थी, लोन भी देती थी। और जो श्रेणियाँ थी वो उनके पास काफ़ी पैसा भी होता था। उन्होंने मंदसौर जो अभिलेख है उसमें रेशम बुनकरों की श्रेणी के द्वारा सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है। यानी इन्होंने मंदिरों का निर्माण भी करवाया था। तो मंदसौर अभिलेख में ये पता चलता है कि जो बुनकरों की एक श्रेणी थी उन्होंने सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था।
गुप्त काल में व्यापार और वाणिज्य अपने उत्कर्ष पर था, खूब विकास हुआ। राजाओं के द्वारा भी संरक्षण दिया गया व्यापार व्यवसाय को। उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक नगर था, क्योंकि उज्जैन में बहुत सारे रास्ते मिलते थे आके। वस्त्र उद्योग बहुत विकसित हुआ था। जब विदेशों के साथ भी व्यापार होता था तो उसके लिए कुछ बंदरगाह थे, जैसे कि ताम्रलिप्ति बंदरगाह जो कि बंगाल में स्थित था। पश्चिम में गुजरात के भड़ोच का बंदरगाह, महाराष्ट्र में सोपारा, कल्याण के बंदरगाह, इनके माध्यम से विदेशों के साथ व्यापार होता था। अब अगर हम गुप्तकालीन समाज और महिलाओं की स्थिति देखें तो जो समाज है वो 4 वर्णों में बटा हुआ था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मणों का स्थान सर्वोच्च था और कायस्थ जो थी, जो लेखक होते थे, जनरली लिखा पढ़ी का काम करते थे, जो उनका सबसे पहले वर्णन याज्ञवल्क्य की स्मृति में मिलता है। महिलाओं की स्थिति देखें तो समाज पितृ प्रधान था और समाज में स्त्रियों का स्थान गौण था। इस समय बाल विवाह को बढ़ावा मिला और जो एरण अभिलेख है उसमें सती प्रथा का पहला प्रमाण मिलता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि महिलाओं की स्थिति सेकेंडरी थी समाज में, मुख्य स्थान जो है वो पुरुषों का था। गुप्तकालीन समाज में वेश्यावृत्ति का प्रमाण भी मिलता है, जिन्हें गणिका कहा जाता था। एक घटना अच्छी थी महिलाओं की स्थिति में कि इस समय धन संबंधी अधिकारों में वृद्धि हुई थी, यानी जो महिला थी उन्हें अचल संपत्ति का उत्तराधिकारी माना जाने लगा था। तो धन संबंधी अधिकारों में वृद्धि हुई थी। बाकी अगर हम सामाजिक तौर पर दूसरी स्थिति देखें तो महिलाओं की स्थिति गौण थी। अब गुप्त काल में साहित्य का बहुत विकास हुआ, बहुत सारी रचनाएं हुई इस काल में। तो अब हम उनको देख लेते हैं और आप ये थोड़ा लेखक और उनकी किताबों के नाम याद रखिएगा। जैसे कालिदास महाकवि थे, तो इन्होंने खूब सारे ग्रंथ लिखे हैं, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविका अग्निमित्र, ये नाटक थे, प्रसिद्ध नाटक रहे हैं कालिदास के। फिर रघुवंश, कुमार संभव, मेघदूतम, ऋतुसंहार, तो इन्होंने खूब सारे महाकाव्य, खंडकाव्य, नाटकों की रचना की है। तो ये रचनाएं आपको याद रखनी है कालिदास की। विशाख दत्त की रचनाएं मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्त। शूद्रक की थी मृच्छकटिकम, अमर सिंह की अमरकोश, भरत मुनि का नाट्यशास्त्र, वात्सायन की कामसूत्र, विष्णु शर्मा की पंचतंत्र, कामंदक की नीतिसार, भास की स्वप्नवासव दत्ता, वसुबंधु की वसुबंधु चरित, भारवी की किरातार्जुनियम, दंडी की दश कुमार चरित। ये सारी जो किताबों की रचना कब हुई? गुप्त काल के दौरान हुई, यानी साहित्य का खूब विकास हुआ। अब जो हरिशेन और शाव हैं, ये जो लेखक थे बड़े इनमें प्रतिभाशाली लेखक थे, लेकिन इनकी कोई रचनाएं हमको अलग से नहीं मिलती है। इनकी प्रतिभा के बारे में पता कैसे चलता है? इनके अभिलेखों के माध्यम से। जैसे हरिशेन ने क्या लिखा था? प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी। ऐसे ही शाव का उदयगिरी गुफा के लेख में उसकी काव्य प्रतिभा का पता चलता है। तो ये साहित्य का विकास था। इसके अलावा क्या हुआ गुप्त काल में? तो पुराणों का संकलन हुआ। पुराणों को अंतिम रूप जो दिया गया वो गुप्त काल में दिया गया। स्मृतियाँ लिखी गई, कुछ स्मृतियों की रचना हुई थी, जैसे याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद, कात्यायन और बृहस्पति स्मृति की रचना गुप्त काल में हुई थी। ऐसे ही षड दर्शन की रचना हुई। षड दर्शन क्या था? सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व और उत्तर मीमांसा, इसकी रचना गुप्त काल में हुई थी। गुप्त काल में विज्ञान का भी बहुत विकास हुआ। खगोल शास्त्र, गणित और चिकित्सा विज्ञान में कई खोजें हमको गुप्त काल के दौरान मिलती है। जैसे आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, ये प्रसिद्ध गणितज्ञ, खगोल शास्त्री और कह सकते हैं आपकी नक्षत्र वैज्ञानिक थे उस समय के। आर्यभट्ट ने सबसे पहले बताया था कि धरती अपनी धुरी पर घूमती है और पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा के आ जाने से ग्रहण होता है। साथ ही इन्होंने दशमलव प्रणाली का आविष्कार किया। इन्होंने सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टीय नामक ग्रंथ लिखा था। ऐसे ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म स्फुट सिद्धांत लिखा और जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है ना, जो न्यूटन का, उसकी पूर्व कल्पना हमको इनके सिद्धांत में देखने को मिलती है। इन्होंने कहा था कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत की परिकल्पना ब्रह्मगुप्त ने दी थी। इन्होंने उज्जैन में अंतरिक्ष वेधशाला की स्थापना की थी, उसके प्रमुख थे ये। वाग्भट्ट ने प्रसिद्ध आयुर्वेदिक ग्रंथ अष्टांग हृदय की रचना की थी। तो चिकित्सा विज्ञान का खूब विकास हुआ था गुप्त काल में। धन्वंतरी जो थे वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का आयुर्वेदाचार्य और चिकित्सक था, साथ ही उसके दरबार का नवरत्न भी था। तो ये प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य और चिकित्सक थे धन्वंतरी।
कला और स्थापत्य को का बहुत विकास हुआ गुप्त काल के दौरान। स्थापत्य कला में अगर हम देखें आर्किटेक्चर में तो मंदिर जो है एक सर्वोच्च उदाहरण है। मंदिर निर्माण कला का जन्म गुप्त काल से ही माना जाता है ना, कि मंदिरों का निर्माण कब से शुरू हुआ, गुप्त काल से शुरू हुआ। इस समय मंदिरों को बनाने की एक विशेष शैली होती थी कि एक ऊंचे चबूतरे पे मंदिर बनाए जाते थे और देवता को गर्भगृह में स्थापित किया जाता था और चारों ओर परिक्रमा मार्ग बनाया जाता था। ज़्यादातर मंदिरों की छतें सपाट मिलती है, कुछ जगह पे शिखर भी मिलता है। जैसे देवगढ़ का दशावतार जो मंदिर है जो झांसी उत्तर प्रदेश में स्थित है, वहाँ पर शिखर का पहला प्रयोग देखने को मिलता है। दशावतार मंदिर जो है क्या है, विष्णु भगवान का मंदिर है। और गुप्त शासक वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, वैष्णव मत को मानते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि गुप्त काल कौन सा मत मानते थे, वैष्णव मत। तो इससे संबंधित महत्वपूर्ण मंदिर कौन सा है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, जहाँ पर विष्णु भगवान की मूर्ति है। साथ ही और भी मंदिर हैं जिससे उस समय के स्थापत्य का पता चलता है। भूमरा का शिव मंदिर जो कि सतना मध्य प्रदेश में है, नागौद का शिव मंदिर ये भी सतना मध्य प्रदेश में है, तिगवा का विष्णु मंदिर जबलपुर मध्य प्रदेश में है, नचना कुठार का पार्वती मंदिर पन्ना मध्य प्रदेश में है, भीतर गांव का लक्ष्मण मंदिर ये कानपुर उत्तर प्रदेश में है। इसकी एक विशेषता ये है कि ये ईंटों से बना हुआ है, ईंटों का प्रयोग शुरू हो गया था, तो भीतर गांव का जो लक्ष्मण मंदिर है वो ईंटों से निर्मित है। इसके अलावा हम देखते हैं कि सांची और बौद्ध गया में गुप्त काल के दौरान बौद्ध मंदिरों का भी निर्माण हुआ था। दो बौद्ध स्तूपों का भी निर्माण हुआ था, एक सारनाथ का धमेक स्तूप और दूसरा राजगृह का जरासंघ की बैठक। ये दो स्तूप थे, सारनाथ का धमेक और राजगृह का जरासंघ की बैठक। मूर्तिकला गुप्त काल में देवी देवताओं की बहुत सी मूर्तियों का निर्माण हुआ, जैसे गुप्त सारनाथ की बैठे हुए बुद्ध और मथुरा में खड़े हुए बुद्ध की और सुल्तानगंज में कांसे की बुद्ध की मूर्ति उल्लेखनीय है। भगवान शिव की एक मुखी और चतुर्मुखी शिवलिंग का निर्माण भी सबसे पहले गुप्त काल में ही हुआ। शिव के जो अर्धनारीश्वर रूप की रचना भी गुप्त काल में हुई। विष्णु भगवान की जो प्रसिद्ध मूर्ति जो कि देवगढ़ के दशावतार मंदिर में स्थित है वो इसका निर्माण हुआ। तो इस तरह से मूर्तिकला का बहुत विकास हुआ था। चित्रकला अपने उरूज पे थी, बहुत विकास हुआ चित्रकला का गुप्त काल में। इसके सबसे अच्छे उदाहरण क्या है, अजंता की गुफा और मध्य प्रदेश में बाग की गुफा। अजंता की गुफा कहाँ है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। वैसे तो यहाँ पर 29 गुफाओं का निर्माण हुआ था, लेकिन 16 और 17 नंबर की जो गुफा है उससे वो गुप्त काल के दौरान बनी थी। तो वहाँ से बहुत सारे चित्र मिलते हैं, जैसे मरणासन्न राजकुमारी, चित्रशाला, माता और शिशु का चित्र। ये सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है गुप्तकालीन चित्रकला के। बाग की गुफाएं विंध्याचल की पहाड़ियों को काट के बनाई है। 1811 में डेंजरफील्ड ने इसकी खोज की थी और यहाँ 9 गुफाएं हैं। यहाँ पर जो है लौकिक जीवन का चित्रण किया गया है, ज़्यादातर संगीत नृत्य इसका हमको चित्रण मिलता है बाग की गुफाओं में। तो याद रखिएगा आप, ये चित्रकला का विकास हुआ था। अजंता और बाग की गुफाएं उत्तम उदाहरण हैं। गुप्त काल के दौरान जो गुप्त शासक थे वो वैष्णव मत के अनुयायी थे, लेकिन धार्मिक सहिष्णुता थी उस समय समाज में। मतलब उन्होंने अन्य जो मत और धर्मावलंबी थे उनको भी उतना ही सम्मान दिया, उनको आज़ादी दी अपने धर्म और अपने मत का पालन करने की। जैसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का जो सेनापति था वीरसेन, वो प्रकांड शैव विद्वान था और उसने शैवों के निवास के लिए उदयगिरी पहाड़ी पर गुफा का भी निर्माण करवाया था। ऐसे ही गुप्त काल में सूर्य की उपासना करने वाले लोगों का भी संप्रदाय था। मंदसौर शिलालेख की शुरुआत ही सूर्य की उपासना से होती है। जैन धर्म का भी विकास हुआ इस समय। मथुरा में और वल्लभी में जैन सभाएं आयोजित की गई थी। मतलब 313 ईस्वी में पहली सभा मथुरा में और 453 ईस्वी में वल्लभी में दूसरी जैन सभा आयोजित हुई थी। बौद्ध शिक्षा केंद्र नालंदा का निर्माण हुआ। साथ ही गया, मथुरा, सारनाथ, कौशाम्बी ये प्रमुख जो नगर हैं बौद्ध धर्म के केंद्र थे उस समय। तो वैष्णव मत के साथ साथ अन्य मतों और धर्मों का भी विकास हुआ, एक धार्मिक सहिष्णुता का माहौल था उस समय। अब कई बार ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है कि गुप्त काल को स्वर्ण काल क्यों कहा जाता था। तो हमने जो भी ये पीछे विशेषताएं देखी है, प्रशासन से लेकर जो उपलब्धियां थी राजाओं की, वो सारा कुछ इसके अंतर्गत आ जाएगा। जो कि कौन कौन से कारण थे जिस वजह से गुप्त काल को भारत के इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो एक तो राजनीतिक एकता, हमने देखा कि मौर्यंस के बाद में जो साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया था, तो गुप्त शासकों ने उसको फिर से एक छत्र शासन के अंतर्गत लेकर आए, भारत को एक राजनीतिक एकता प्रदान की। योग्य सम्राट, एक के बाद एक महत्वाकांक्षी और योग्य सम्राट गद्दी पर बैठे जिन्होंने अपने राज्य को शक्तिशाली बनाया। विदेशी शासन की समाप्ति की, जो इंडो यूनानी, शक, पल्लव, कुषाण यहाँ पे शासन कर रहे थे उनका शासन समाप्त किया।
एक अच्छा प्रशासन दिया, आर्थिक समृद्धि हुई इस दौर में, साहित्यिक उन्नति हुई, कला का विकास हुआ, वैज्ञानिक प्रगति हुई, बृहत्तर भारत का निर्माण हुआ। बृहत्तर भारत यानी भारत की संस्कृति का भारत से बाहर प्रचार प्रसार, जैसे जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया में, बाली में, मलाया, ये सब जो देश थे यहाँ पर भारत की संस्कृति का खूब प्रचार प्रसार हुआ। तो ये सब कुछ कारण थे जिसकी वजह से भारत के इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है इसे। तो गुप्त काल के में इतना ही। थैंक यू।